आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। पाकिस्तान क्या चाहता है कि फौरी तौर पे दोबारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाए, और आईएमएफ कितना विलिंग है, और इस वक्त क्या बातचीत क्या हो रही है इस पर? देखिए, हमें दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम को रिवाइव कर, देखिए एक बात तो ये वाजे कर लें कि आईएमएफ हमारे साथ कॉन्स्टेंटली राब्ते में है और कॉन्स्टेंटली ऑन बोर्ड भी है। हाँ। और हमारे एक्सीलेंट रिलेशनशिप है उनके साथ, और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं और स्टेबिलिटी से ज़्यादा ग्रोथ भी है इकोनॉमी के अंदर। तो ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है। और हम चाह रहे हैं कि हम उनसे दोबारा बातचीत करना दोबारा शुरू कर रहे हैं, और अभी ऑलरेडी हम बातचीत में हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो कोविड की सेकंड वेव आई है, इसको भी ज़ाहिर है गौर से हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन सो फार हमारी एक एक्सीलेंट रिलेशनशिप है, और जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम इसको रिवाइव करेंगे। तो आप समझते हैं जो रिजर्व पोजीशन हमारी बेहतर हुई है, उसके बावजूद आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट करना जरूरी है जी, पाकिस्तान? मैं समझता हूँ ज़रूरी है। और इससे देखें, आपने जो माजी में मासवा एक प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम आईएमएफ के मुकम्मल नहीं किए। हाँ। और जो एक प्रोग्राम भी मुकम्मल किया तो उसके फ़ौरन ही बाद आप मॉनेटरी और फिस्कल इंडिसिप्लिन में चले गए, जो एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं था। तो हमें ये प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहिए। इससे आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी और आपकी एक इंटरनेशनल जिससे स्टैंडिंग है वो बेहतर होती है। या तो आप शामिल ही ना हो प्रोग्राम में, अगर शामिल हो तो फिर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लास्ट वीक ये खबरें आ रही थी ना कि वजीर आजम चाहते हैं जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज है, जो एमनेस्टी 31 दिसंबर तक दी हुई है, उसको जून तक एक्सटेंड करें। और अगर जून तक एक्सटेंड करना है तो आईएमएफ तो उसकी इजाजत देगा नहीं, तो आप आईएमएफ प्रोग्राम को डिले करें। दूसरा, जो बिजली की कीमत आप नहीं बढ़ाना चाह रहे कोविड की वजह से, उस वजह से भी हुकूमत चाहती है कि इसको डिले किया जाए जून तक। क्या ऐसा कोई प्लान है? ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे कोई डील ब्रेकर्स नहीं है कि हम इनको बुनियाद रख के हम आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर निकल जाएं। ऐसे नहीं होएगा। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है, देखिए हमने वैसे भी जो बहुत सारे मेजर्स लेने हैं वो हम आईएमएफ के प्रोग्राम में ना भी हो तो हमें लेने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में लेके वो मेजर्स ले लें। आपको कंसेशनल लेंडिंग भी मिलती रहती है दूसरे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से, और आईएमएफ क्योंकि आपके बैकिंग पे होता है तो आपको एक बफर मिला रहता है। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के तो अब जो में दो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो ये है कि आईएमएफ कहता है कि आप एक सर्कुलर डेट को खत्म करने का एक प्लान दें। आपकी हुकूमत ने वादा किया था दिसंबर 31 तक सफर हो जाएगा, ये सिफर नहीं हुआ है। हर महीने का 40 से 45 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। दूसरा, टैक्स रिफॉर्म्स करते हैं। टैक्स ग्रोथ पिछले इस क्वार्टर में 5% की है, जबकि टारगेट अचीव करने के लिए आपको 24-25% की टैक्स ग्रोथ चाहिए। तो इन दोनों हवालों से क्या करेंगे? सर्कुलर डेट खत्म करना है, वो कहेंगे बिजली की कीमत बढ़ाएं। क्या आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं बिजली की कीमत बढ़ाना? और अगर इन्फ्लेशन कुछ हद तक काबू में आ रही है तो वो तो फिर मजीद इन्फ्लेशन देखेंगे हम। देखिए, पहली बात तो ये है टैक्स रेवेन्यूज़ की, कि टैक्स रेवेन्यूज़ के टारगेट्स जो हमने सेट किए और आईएमएफ के मशवरे के साथ सेट किए, उनसे हम एक्सीड कर रहे हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है कि आपके टैक्स रेवेन्यू के जो टारगेट्स हैं वो पहले 1-2 क्वार्टर स्लो होते हैं और फिर तीसरा चौथा क्वार्टर तेज़ होता है। और इस साल तो ज़ाहिर है इस वजह से लास्ट 2 महीने में जो टारगेट था उससे हमने कम अचीव किया टैक्स। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम टारगेट जो है उसके करीब तर ही रहेंगे, बल्कि अचीव करेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा टैक्स रेवेन्यूज़ का ताल्लुक आपकी टैक्स बॉयंसी से है, जिसको आप समझ लें कि ट्रांजैक्शंस के साथ है। और जब आपकी सनत का पहिया चलता है तो आपका टैक्स रेवेन्यू का टारगेट मीट करने में आपको आसानी होती है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह ताला टैक्स रेवेन्यू का हम करेंगे। जहाँ तक दूसरी आपने बात की सर्कुलर डेट की, तो ज़ाहिर है टैरिफ इंक्रीजेज़ नहीं हुए, तो जिसकी वजह से सर्कुलर डेट जो है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि डिमांड ग्रोथ आ रही है, और अगर आपकी डिमांड ग्रोथ आती रहती है ना, बिजली की खपत होती रहती है साथ साथ, तो तब भी आपकी सर्कुलर डेट जो है उसकी एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसकी। लेकिन कीमत तो बढ़ानी पड़ेगी। और नदीम बाबा साहब ने भी ये कहा कि अब तक खत्म नहीं कर सके क्योंकि हमने कीमत नहीं बढ़ाई। तो आवाम के लिए तो एक बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है कि वैसे आप कहते हैं कि हमें अपना एनर्जी मिक्स ऐसा बनाना है कि हम कीमतें कम करें। आप आईपीपी से बात भी कर रहे हैं, तो एक तरफ ये बात करें कि आईपीपी से बात करके कीमतें कम करें, लेकिन दूसरी तरफ से सर्कुलर डेट को काबू करने के लिए आपने कीमत को बढ़ाना है। कीमत बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन होगी, आईएमएफ कहेगा आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वही इंडस्ट्री का जो पहिया है स्लो हो जाएगा। तो ये तो फिर उसी साइकिल से हम फंसे रहेंगे। देखिए, हमने एक इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज दिया है इसीलिए, और हम उसमें 3 साल के लिए कमिटेड हैं, और वो यही है कि आपको इंक्रीमेंटल यूनिट्स पे 25% 3 साल के लिए डिस्काउंट मिलता है, और पीक आवर जहाँ पे 25% बिजली बढ़ जाती थी वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो इंडस्ट्री के लिए तो 3 साल के लिए हमने एवरेज कॉस्ट कम कर दी है। जो हमारा गरीब सारिफ है उसको भी इंशाल्लाह ताला हम टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बिजली के नर्ख कम से कम बढ़ाना पड़े। अगर मजबूरी होएगी बढ़ाने पड़ेंगे तो बढ़ाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम बढ़ाना पड़े। गरीब को भी महफूज रखेंगे और अपनी सनत को भी महफूज रखेंगे। 9% अभी ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन 13-14% के आसपास है। अगर आप बिजली की कीमत मजीद बढ़ाते हैं तो इसमें तो मजीद इजाफा होगा। एक आम आदमी तो इस चीज़ से परेशान होता है ना, वो देखता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो पॉजिटिव हो रहे हो लेकिन मेरे घर का चूल्हा नहीं जल रहा,
मेरा जो किचन का एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है। देखें, इस वक्त अगर आप इन्फ्लेशन का ब्रेक डाउन करें तो ये लार्जली फूड इन्फ्लेशन जी, ड्राइव कर रही है। जी। मेरा ख्याल है कि जो आगे फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस भी हैं हमारी भी और बाकी सब की भी, वो यही है कि इन्फ्लेशन जो है अफरात ज़र महंगाई में आगे कमी आ रही है। तो अगर ये कमी आती है तो आपका जो सवाल है वो उसके बहुत सारे कंसर्न्स एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन ये फूड इन्फ्लेशन होना हुकूमत की अपनी जो पॉलिसीज़ है उसका नतीजा है या बैड गवर्नेंस का नतीजा है, जिसको तस्लीम किया वज़ीर आज़म साहब ने। मैं सुनवा देता हूँ ये वज़ीर आज़म साहब ने वीट के हवाले से क्या कहा था 2 रोज़ पहले, ये सुनाइए, इसके बाद सवाल करेंगे। जी, गंदम का मसला उधर से शुरू हुआ कि 2 साल गलत टाइम पे बारिश हो गई, कटाई के वक्त बारिश हुई, उससे हमारी गंदम कम हुई तो उसकी कीमत ऊपर चली गई और हमें असेसमेंट्स दी गई वो गलत दी गई फूड सिक्योरिटी की तरफ से, और फिर जो हमने इंपोर्ट की वो थोड़ी लेट हो गई जिसकी वजह से कीमत ऊपर चली गई। तो हमारे साहब फूड सिक्योरिटी ने असेसमेंट गलत दी, इंपोर्ट टाइम पे नहीं की, ये खुद एतराफ़ करें वज़ीर आज़म, तो ये अवाम इसका फिर खमियाजा भुगते। देखें, पहले मैं आपके पहले से दे दूँ, आपने कहा फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने के अशिया में जो महंगाई है वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि गरीब आदमी पे उसका असर आता है। लेकिन खाने पीने की अशिया एकदम इनकी कीमत जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी ही जल्दी फिर करेक्शन नीचे भी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीजनल भी होती हैं। तो एक तो ये चीज़, और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है आने वाले उसमें ये नीचे आ जाएंगी। और दूसरा ये कि जहाँ तक वीट का ताल्लुक है तो हमें एक सप्लाई शॉक लगा है, हमारी क्रॉप फेलियर हुई है, 2 साल मुसलसल होती रही है, जिसकी वजह से आपको एकदम से इंपोर्ट करनी पड़ी है। और देखें, इंपोर्ट ये नहीं होता कि आप एकदम सारी इंपोर्ट करें, ना एकदम दस्तयाब होती है इंटरनेशनल मार्केट में, आपको सीक्वेंशली इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। वो की है, और अब आप देखें जब वो गंदम आ रही है तो कीमत भी नीचे आना शुरू हो गई। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन फ़ौरन नीचे आ जाती है, पिछले 14 महीने से डबल डिजिट में है फूड इन्फ्लेशन, सीज़न का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये बाकायदा ऐसा लगता है जो वज़ीर आज़म साहब भी निशानदेही कर रहे हैं कि वीट और शुगर में तो हमने देखा कि शॉर्टेज थी, बर वक्त हमें ना नंबर ठीक दिए गए, ना हमने इंपोर्ट की, उस वजह से ये इन्फ्लेशन है। तो ये तो ऐसा वजूहत हैं। हाँ। शुगर में तो देखें ना, जो एक्स मिल और होलसेल प्राइस है वो पिछले 2 हफ्ते में 16 रुपये किलो नीचे आ गई है, 16 रुपये किलो 2 हफ्ते के अंदर। इसी तरह गंदम की भी जो अब लेटेस्ट PBS का, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा आ रहा है कि वो कीमतें नीचे जाना शुरू हो गई हैं। अब ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जब एक सप्लाई शॉक आता है तो कीमतें ऊपर तो जाती हैं, लेकिन फिर जब आप करेक्टिव मेजर्स लेते हैं तो फिर नीचे भी आना शुरू हो जाती हैं, और अब अच्छी बात है कि वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। शुगर की कीमत आज SPI के मुताबिक 94.3 पर है, मुल्क की ये एवरेज है। कितनी नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि एवरेज अभी भी बहुत हाई है। नीचे आ जाएगी। देखें, एक्स मिल रेट जो है ना वो 11 नवंबर को तकरीबन 97-98 रुपये था, 97-98 रुपीज़। आज वो एक्स मिल रेट आज वो 82 रुपये है, 82 रुपये। तो इसका एक लैग होता है, चंद दिनों के बाद रिटेल में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो आप मुझे 94 कह रहे हैं, ये 110 पे था ना, तो 110 से ये 94 पे आ गया। मेरा ख्याल है और पिछले हफ्ते 99 पे था, इस 94 है, 5 रुपए, और उससे जब पिछले हफ्ते 99 पे था तब भी नीचे आया हुआ। लेकिन जो आप लोगों ने शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई, उस पर रिपोर्ट आई, उसमें तो ये कहा गया है कि अगर गन्ने की कीमत 215 रुपए भी हो तो भी जो एक्स मिल प्राइस है वो 63 होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने इसको कम करके 82 पर लेके आए, इसके बावजूद मतलब 20 रुपए का फर्क है। जो रिपोर्ट में आपकी बताया गया था कि एक्स मिल प्राइस 63 होनी चाहिए, तो उससे तो अभी भी बहुत ज़्यादा फर्क है। देखिए, वो एक एस्टिमेट है जो उन चंद मिलों का लिया गया जिनका फोरेंसिक ऑडिट कराया गया, और वो मिलें जो है वो बड़ी मिलें हैं, या समझने के ज़्यादा एफिशिएंट मिलें हैं। लेकिन अभी कंपटीशन कमीशन की जो उसके बाद रिपोर्ट आई तो उसके अंदर इसके बरक्स काफ़ी चीज़ें थी, और उसमें ये बताया गया कि जिन मिलों का फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ उनकी कॉस्टिंग काफ़ी मुख्तलिफ है। तो हमें एक्चुअली ये प्रॉपर इसका कॉस्ट ऑडिट करने की ज़रूरत है, और एज़ लॉन्ग एज डिमांड एंड सप्लाई जो है और मार्केट्स के अंदर कोई कार्टलाइजेशन नहीं है तो ये कीमत नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कोई आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है या करना बाकी है कि कितनी कॉस्ट होगी? देखें, वही मैंने आपको बताया ना कि उस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ 2-3 मिल्स की कॉस्ट का जिक्र है। जो बाकी मिल्स हैं जिसका कंपटीशन कमीशन ने जिक्र किया, उन्होंने तो बताया कि बड़ी वाइल्ड वेरिएशन है। 8 से 9 ग्रुप्स का उन्होंने जो है वो किया, और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है हर मिल का, और यही हम अब रिफॉर्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देखें सारी मिल्स एफिशिएंट होएं, और वो तब होएंगी अगर हेल्दी कंपटीशन होएगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन में जो फिटेस्ट होता है और जो सबसे एफिशिएंट होता है वो सर्वाइव करता है। कीमत कितनी होगी इसकी हमाद साहब, क्योंकि पिछले साल इसी वक्त 72 रुपये की चीनी मुल्क में मिल रही थी, उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी, क्या ये उम्मीद कर सकती है आवाम के वापस 72 पे आएगी ये कीमत, या उससे ज़्यादा रहेगी? अभी क्रशिंग सीज़न शुरू हुआ है और 50-55 लाख टन चीनी जो है वो क्रश होएगी पूरे मुल्क में, और कोई 70 लाख या इससे भी ज़्यादा। आप समझ लें कि अभी हम देख रहे हैं कि गन्ने की कीमत कहाँ बैठती है, उससे डिटर्मन होएगा कि क्रशिंग जो है और आपकी शुगर की कीमत कहाँ आती है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि 16 रुपये किलो ऑलरेडी
एक्स मिल प्राइस नीचे आ चुकी है और मज़ीद नीचे जा रही है। एक्स मिल प्राइस अगर 16 रुपये नीचे आई है तो टोटल प्राइस में तो इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 94 पे अगर आज भी एवरेज है, फ़र्क होता है, पुराने स्टॉक्स भी बड़े होते हैं रिटेल में, सही। तो हमेशा एक हफ्ते का गैप आप कह रहे हैं कि लैग के साथ ये रिटेल प्राइस भी जो है वो नीचे आएगी। एक्स मिल प्राइस। दूसरा एक आईएमएफ का इशू ये है कि आपने अपने टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आने हैं और उसमें अगर वो कहते हैं कि आपने एग्जेम्पशंस देनी है तो क्या हुकूमत उसके लिए तैयार हो जाएगी? इंडस्ट्री तो नहीं मानेगी इस बात पर, एग्जेम्पशंस खत्म करनी है। देखें, जो हम एग्जाम्पशंस को हम पूरा रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे अगर कोई एग्जाम्पशन मिसयूज़ हो रही है या उसका सही मानों में बेहतर हम उसको टारगेट कर सकते हैं किसी सेक्टर की तरफ, तो हम उसको उधर लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी एग्जाम्पशंस भी हैं हमारे टैक्स सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से टैक्स की लीकेजेस होती हैं और हमें इस चीज़ का खुल के इतराफ़ करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी टैक्स एग्जाम्पशन से नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फ़ायदा कम हो रहा है तो उसका आप डेटा एनालिसिस करें और उस एग्जाम्पशन को खत्म क्योंकि ये एक करें। ऐसा इशू है जिस पे हुकूमत ने बार बार कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, अगर हम इक्तदार में आएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे। खासतौर पर आप लोग जो तेल पर, पेट्रोल पर, डीजल पर जीएसटी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ली जाती है, आपने उसको बार बार क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज भी 44 रुपये जीएसटी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लेते हैं क्योंकि आपने खुद टारगेट जो सेट किया हुआ है लेवी का 480 अरब रुपए का है। देखिए, मैं तो आपको एक बात उसके लिए आप तकरीबन 100% इस वक्त टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने 17% से ऊपर हम सेल्स टैक्स नहीं लेके गए जी। नून लीग के दौर में ये 55% पे भी चला गया था। प्राइस नीचे थी ना हाँ, नहीं, लेकिन हम प्राइस हमारी भी नीचे जब आती है तो हम 17% से ऊपर तो नहीं ना लेके जाते, हमने उसको कैप किया हुआ है। पीडीएल को भी हमने वही सीलिंग लगाई हुई है जो नून लीग छोड़ के गई थी। सीलिंग कम कर सकते और आप देखें कि जब इंटरनेशनल मार्केट में अब कीमतें नीचे आई हैं तो हमने वो पास ऑन भी किया है कंज्यूमर को। हम चाहते तो ऊपर भी रख सकते थे रेवेन्यू कमाने के लिए, 100 लेकिन हमने नहीं किया। 102 रुपए की कीमत है, उस पर 44 रुपए आप ले रहे हैं तो मीन्स कि आप 90% टैक्स ले रहे हैं नहीं, पेट्रोल पर। ये वही टैक्स की रेशियो है, ये जो टैक्स की परसेंटेज है ये माजी से कम है। इसको ये तो माजी कम से कर कम रहा है कि नहीं? आप मुझे बताएं शहजाद, क्यों नहीं कम है? 55% सेल्स टैक्स होता था पहले, अब 17% सेल्स टैक्स है। अगर तो आप कम ही है ना। 30 रुपए के उस पे सीलिंग पे लेंगे टैक्स और 17% जीएसटी लेंगे तो ये तकरीबन 90% बन जाता है। शहजाद, हम सेल्स टैक्स को 55% से जो इनके टाइम पे पीक किया था हमने 17% पे कैप कर दिया है। पीडीएल की सीलिंग वही रखी हुई है जो नून लीग ने रखी है, उसको हमने मजीद नहीं बढ़ाया, तो हमने टैक्स कैसे बढ़ा दिया पेट्रोलियम के ऊपर? 90% टैक्स है, ये कम होगा या नहीं होगा? नहीं, जो हमारा 17% हम सेल्स टैक्स मेंटेन करेंगे। मैं आपको वाज़ेह बता दूं, लेवी रहेगी। लेवी जो है वो हम सीलिंग हमारी 30 रुपए की है। इससे नीचे अगर हमें गुंजाइश मिलेगी तो हम जरूर लेके आएंगे। लेकिन वो मुमकिन नहीं है अगर आपने 400, 450, 480 रुपए का टारगेट सेट किया हो। डिपेंड करता है ना कि आपके बाकी जो टैक्स के ड्राइवर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आपकी बाकी ट्रांजैक्शंस की जो के जरिए जो टैक्स आ रहा है वो कहाँ जा रही हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया।